यूएई के उद्योग और उन्नत प्रौद्योगिकी मंत्री का नाम बताएं जो पहली बार सीओपी अध्यक्ष के रूप में काम करेंगे। सीओपी, ठीक है, कोप 28 के अध्यक्ष के रूप में काम करेंगे। मोहम्मद अल गरगावी, सुल्तान अहमद अल जाबेर, नौरा अल काबी, अब्दुल रहमान मोहम्मद अल ओवैस। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा बी, सुल्तान अहमद अल जाबेर के द्वारा। कोप 28 की यहाँ पे बात की जा रही है, कोप 28, ठीक है। कोप का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज, ठीक है। यूएई के उद्योग और उन्नत प्रौद्योगिकी मंत्री जिनका नाम है डॉक्टर सुल्तान अहमद अल जाबेर पहली बार इसकी यहाँ पे अध्यक्षता करते हुए नजर आएंगे। यूएई 30 नवंबर से 12 दिसंबर तक एक्सपो सिटी दुबई में कोप 28 की मेज़बानी करेगा। कहाँ पे? दुबई में, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट शहर है यूएई का दुबई। यहाँ पे देख पा रहे, ठीक है, काफ़ी शानदार नज़ारा। भारतीय मूल की मनप्रीत मोनिका सिंह ने किस देश में पहली बार महिला सिख न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा डी, संयुक्त राज्य अमेरिका। भारतीय मूल की जिनका नाम है, ठीक है, मनप्रीत मोनिका सिंह ने अमेरिका में पहली महिला सिख न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। अब ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो सकता है। मनप्रीत मोनिका सिंह ने टेक्सास में यहाँ पे, ठीक है, जो अमेरिकी एक कह सकते हैं कि राज्य के रूप में मौजूद है, टेक्सास में हैरिस काउंटी न्यायाधीश में, दोनों का नाम याद रखिएगा, टेक्सास में हैरिस काउंटी न्यायाधीश के रूप में वह शपथ ली है। वह अमेरिका में पहली महिला सिख बन गई है। टेक्सास के पहले दक्षिण एशियाई न्यायाधीश रवि सेंडल ने शपथ ग्रहण समारोह की अध्यक्षता की थी। तो यहाँ पे आप लोग टेक्सास को देख लीजिए, ठीक है, यही आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इधर देख पा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, सबसे बड़ा है जियोग्राफिकल एरिया के दृष्टिकोण से देखा जाए अमेरिका का सबसे बड़ा राज्य टेक्सास, ठीक है। बाकी सब पड़ोसी क्षेत्रों को देख लीजिए इधर, ठीक है। इधर यहाँ पे लुसियाना है, अरकनास है, इसके अलावा ओक्लाहोमा है, न्यू मैक्सिको है, ठीक है। ऊपर यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे कंसास। अभी कंसास से, ठीक है, अभी हाल ही में एक सीनेट की मेंबर यहाँ पे चुनी गई है, भारतीय मूल की सीनेट की मेंबर चुनी गई है। आप लोगों को नीचे कमेंट करना है उनका नाम क्या है। निम्नलिखित में से किसे कॉग्निजेंट के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? रवि कुमार, अरुण सिंह, केबी साजी, एन चंद्रशेखरन। कॉग्निजेंट के सीईओ के रूप में, इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे रवि कुमार को कॉग्निजेंट के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। उन्होंने कॉग्निजेंट के सीईओ के रूप में इसका जगह लिया है यहाँ पे, तो ब्रायन हम्फ्रीज का स्थान लिया हुआ है। हम्फ्रीज 15 मार्च 2023 तक विशेष सलाहकार के रूप में कॉग्निजेंट के साथ रहेंगे। अब यहाँ पे कॉग्निजेंट की हम लोग बात करें तो देख पा रहे हैं सार्वजनिक कंपनी के रूप में मौजूद है, व्यापार करती है नेस्डैक की, उद्योग है यहाँ पे सूचना प्रौद्योगिकी सलाहकार। स्थापना देख लीजिए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है 1994 में, और इसका जो हेडक्वार्टर है यहाँ पे संयुक्त राज्य अमेरिका में। बाकी मेरे ख्याल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। स्थापना और हेडक्वार्टर यहाँ पे देख लेंगे, ठीक है। पर्यावरण, वानिकी और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 3 के तहत संरक्षित पौधों की सूची में किस फूल को जोड़ा गया है? रैफलेसिया, एकेंथासी, नीलकुरिंजी, लेवेंडर। ये बहुत चर्चा में रहा था। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सी, नीलकुरिंजी। पर्यावरण, वानिकी और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, ये बार बार पूछा जाता है, इसे लागू कब किया गया था? 1972 में, ठीक है। 1972 की अनुसूची 3 के तहत संरक्षित पौधों की सूची में नीलकुरिंजी, ध्यान रखिएगा, नीलकुरिंजी, इसी को यहाँ पे बोला जाता है
सॉरी, ठीक है, थोड़ा नाम कॉम्प्लिकेटेड है इसका। एस्ट्रोबिलेंथस, एस्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना, कुंथियाना, ठीक है। तो कभी कभी यहाँ पे दे देगा वैज्ञानिक नाम, तो ध्यान रखिएगा। तो इसको यहाँ पे जोड़ा गया है। अब इसमें जो प्रावधान किया गया है, जो कि बहुत ही कह सकते हैं कि दुर्लभ ये जो फूल माना जाता है नील कुरुंजी को, तो इसको ठीक है मतलब कह सकते हैं कि उखाड़ना नष्ट करने वालों पर 25,000 रुपये का जुर्माना और 3 साल की यहाँ पे ठीक है सज़ा भी होगी। इस आदेश के अनुसार नील कुरिंजी की खेती और कब्जे की अनुमति बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग थोड़ा देखने का प्रयास कीजिए, यही है नील कुरिंजी का फूल, जैसे नाम ही लग रहा है नील कुरिंजी, ठीक है। नील, बिल्कुल नील का अर्थ होता है नीला और कुरिंजी का अर्थ होता है यहाँ पे फूल, ठीक है। परिपक्वता पर फूलों का जो रंग है यहाँ पे हल्का नीला रंग बैगनी नीले रंग में यहाँ पे बदल जाता है, जैसे आप देख पा रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल एक जो लवेंडर का जो कलर है बिल्कुल यहाँ पे आ गया है, ठीक है। इन फूलों के आधार पर ही नीलगिरी पर्वत श्रृंखला का यहाँ पे नाम पड़ा है। नीलगिरी पर्वत की बात करें तो यहीं पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा, इधर कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु इसी की सीमा पे, ठीक है। तो इन्हीं नीलगिरी की पहाड़ियों में ही ये फूल ठीक है फलता फूलता है। एनपीसीआई ने 10 देशों के मोबाइल नंबर से जुड़े अनिवासी बैंक खातों के लिए यूपीआई लेन देन की अनुमति दी है। निम्नलिखित में से कौन सा 10 देशों में नहीं है? तो यूपीआई का दायरा बढ़ते जा रहा है, देख पा रहे हैं यहाँ पे एनपीसीआई के द्वारा, ठीक है। नेशनल पेमेंट जो यहाँ पे सिस्टम है भारत का, ठीक है। संयुक्त अरब अमीरात है, यूनाइटेड किंगडम है, अमेरिका है, जापान है। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, एनपीसीआई ने 10 देशों के मोबाइल नंबरों से जुड़े अनिवासी बैंक खातों के लिए यूपीआई लेन देन की यहाँ पे अनुमति दे दी है। अब ये जो 10 देश है, इन 10 देशों में ये जो यहाँ पे जापान शामिल नहीं है। ये 10 देशों का आप लोग लिस्ट देख लीजिए, अदरवाइज ठीक है यहाँ पे कोई भी ऑप्शन दे सकता है, पूछ देगा कौन शामिल है कौन शामिल नहीं है। तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया शामिल है इसमें, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, हांगकांग, ओमान है, ओमान, कतर, इसके अलावा यूएसए हो गया, यूएसए के अलावा यहाँ पे हो जाएगा सऊदी अरब, इसके अलावा हो जाएगा यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है यहाँ पे, और उसके बाद है यहाँ पे यूके, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। तो इन 10 देशों का नाम आप लोग ध्यान में ज़रूर रख के चलना होगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो अनिवासी खाता प्रकार, जैसे कि जो यहाँ पे एनआरआई होते हैं, एनआरआई या फिर ठीक है एनआरओ खातों में अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल नंबर वाले खातों को यूपीआई में लेन देन की यहाँ पे करने की अनुमति दे दी गई है। आसानी से लोग ठीक यूपीआई के माध्यम से ठीक है मतलब चंद सेकेंड में पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सांसद संतोख सिंह की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मौत हो गई। वह डैश डैश से कांग्रेस सांसद थे, ठीक है। भारत जोड़ो यात्रा जो भी चला हुआ था, अमृतसर, जालंधर, फिरोजपुर, बठिंडा, ठीक है। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बी, जालंधर, ठीक है। सांसद संतोख सिंह का भारत जोड़ो यात्रा के दौरान निधन हो गया। संतोख सिंह कांग्रेस पार्टी से सांसद थे, ठीक है। वह कहाँ से थे? तो जालंधर से सांसद थे। पंजाब के फिलौर में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान दिल का दौरा पड़ने की वजह से ठीक है उनका निधन हो गया। भारत जोड़ो यात्रा से प्रश्न बन सकता है, तिथि पूछा जा सकता है, देख पा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। सितंबर कह सकते हैं कि 7, 2022 से यहाँ पे ठीक है शुरू हुआ था एकदम, ठीक है। भारत के दक्षिणी छोर से पूरा दक्षिण से लेके उत्तर तक, ठीक है। स्थान था भारत, कारण था आर्थिक समस्याएं और सामाजिक असामंजस्य। इसमें जो भी प्रतिभागी थे, जैसे पार्टिसिपेंट किसने किया, राजनेता, नागरिक समाज संगठन, राजनीतिक कार्यकर्ता, ठीक है, सब ये लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे। गुजरात में एक हड़प्पा स्थल से 5000 साल पुराने मृत्यु संस्कार का पता चला। 5000 साल पुराने मृत्यु संस्कार का पता चला। इसके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह स्थल महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मिट्टी के टीले की कब्रों से पत्थर की कब्रों तक के परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। खुदाई से पता चला कि मृत मनुष्यों को
बाद के जीवन वस्तुओं के साथ अपनाया जाता था। दोनों यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट है, सी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, एक और दो दोनों। अब यहाँ पे आप लोग समझने का प्रयास करें, ठीक है। जो गुजरात का जो ये इधर जो कच्छ वाला इलाका है, कच्छ, ठीक है, कच्छ वाला, ठीक है, जो इलाका है कच्छ जिला है, वहीं पे देखेंगे तो हड़प्पा कालीन जो स्थल है, जैसे कि जूना खटिया गांव में, जूना खटिया गांव, ये नाम भी इम्पोर्टेंट है। 2019 से ही यहाँ पे खुदाई शुरू की गई थी और वहाँ पे देखेंगे तो हड़प्पा कब्रिस्तानों से लगभग 5000 साल पहले के मृत्यु संस्कारों का पता चलता है। 5000 साल पहले, सोचिए, ठीक है, बहुत ही पुराना हो गया। यह लगभग देखा जाए तो 500 कब्रों की संभावना के साथ, 500, जो कि ये अपने आप में देखा जाए तो सबसे बड़ा साइट हो सकता है कब्रों को लेके। यह लगभग 500 कब्रों की संभावना के साथ सबसे बड़े हड़प्पा स्थलों में से एक के रूप में उभरा हुआ है। अब तक यहाँ पे देखा जाए तो 125 यहाँ पे कब्र यहाँ पे मिल चुकी है। और ये कब्र इसीलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि मिट्टी की टीले की कब्रों से पत्थर की कब्रों तक के परिवर्तन को प्रदर्शित किया जाता है। अर्थात अभी तक हमने क्या देखा था हड़प्पा काल में कि जो मिट्टी से लोग क्या करते थे, दफना जाते थे। पत्थरों से जो दफनाने की जो प्रक्रिया हमने देखा था दक्षिण भारत में, ठीक है, दक्षिण भारत आप लोगों ने महाप्रसार काल के दौरान आप लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन अभी हड़प्पा काल में भी ये परिवर्तन दिखाई दे रहा है। और साथ में देखा जाए तो, ठीक है, जो संविधान पद्धति के दौरान ही बहुत सारी जो वस्तुओं को यहाँ पे, ठीक है, साथ में दफनाया गया था। बहुत सारी कलाकृतियाँ होती थी, जैसे कि पवित्र कुछ जानवर हो गया, भोजन हो गया, पानी के बर्तन हो गया। इसके अलावा कंकालों के बहुत सारा जो अवशेष मिला हुआ है, चीनी मिट्टी के बर्तन मिला है, ठीक है, प्लेट, फूलदान, मोती की आभूषण, जानवरों की हड्डियों के साथ कब्र मिला हुआ है। तो यहाँ पे आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि मृत मनुष्यों के बाद कि जीवन की वस्तुओं के साथ दफनाया जाता था, या फिर हो सकता है कि इनकी पारलौकिक जीवन में उसी समय से आस्था आ गई होगी। पारलौकिक मतलब, ठीक है, दूसरा लोक, ठीक है, दूसरा जीवन, दूसरा जन्म। यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है, अभी एक खुदाई चल रही है, जोर शोर से पूरा चल ही रही है। जमीनी स्तर पर स्टार्टअप्स द्वारा पेश किए गए अभिनव 5G उपयोग मामलों को तैनात करने वाला पहला जिला यहाँ पे कौन सा है? विदिशा, उज्जैन, जबलपुर, सतना। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ए, विदिशा। विदिशा भारत का पहला ऐसा जिला है जिसने जमीन पर स्टार्टअप्स द्वारा पेश किए गए नवाचारी 5G उपयोग मामलों को यहाँ पे तैनात किया गया है। यह अतिरिक्त सचिव और प्रशासक यहाँ पे, ठीक है, के मार्गदर्शन में विदिशा जिला प्रशासन के देखरेख में यहाँ पे किया जा रहा है, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, विदिशा। ऑनलाइन गेमिंग में भारत का उत्कृष्टता केंद्र डैश डैश में स्थापित किया जाएगा। शिलोंग, जयपुर, रायपुर, इम्फाल। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ए, शिलोंग में। ऑनलाइन गेमिंग में भारत का पहला उत्कृष्टता जो केंद्र है मार्च 2023 में, ठीक है, शिलोंग में स्थापित किया जाना था। डिजिटल इंडिया स्टार्टअप हब भारत के सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क के माध्यम से शिलोंग में ऑनलाइन गेमिंग में भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करेगा। उत्कृष्टता का यह केंद्र देख पा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, उत्तर पूर्व क्षेत्र के स्टार्टअप और उद्यमियों को अगली पीढ़ी के ऑनलाइन गेमिंग, ठीक है, के इकोसिस्टम के निर्माण में यहाँ पे मदद करेगा। तो पूरा स्टार्टअप है, अभी बहुत सारे गेमिंग स्टार्टअप भी इंडिया में, ठीक है, काफ़ी दिनों से कार्य कर रहे हैं। किस संस्था ने 13 जनवरी को टेली कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरिंग, स्पेक्ट्रम शेयरिंग और स्पेक्ट्रम लीजिंग पर एक परामर्श पत्र जारी किया है? दूरसंचार विवाद निपटान और अपील पर अधिकरण, रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड, भारत संचार निगम लिमिटेड, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे डी, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण, ठीक है। इसी को यहाँ पे बोला जाता है ट्राई। इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए आपको, ठीक है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तभी हाल ही में ट्राई ने दूरसंचार इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरिंग, स्पेक्ट्रम शेयरिंग और स्पेक्ट्रम लीजिंग पर एक परामर्श पत्र जारी किया। पिछले साल दूरसंचार विभाग ने ट्राई को
ट्राई को सलाह दी थी कि सभी सेवा प्रदाताओं को संसाधनों का अधिकतम उपयोग करने के लिए टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर और नेटवर्क तत्वों को साझा करना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरिंग से संबंधित मुद्दों के साथ साथ स्पेक्ट्रम शेयरिंग और स्पेक्ट्रम को लीजिंग से संबंधित मुद्दों को यहाँ पे उठाया गया है। 2023-24 के केंद्रीय बजट में भारतीय रेलवे के लिए कितने का पूंजी परिव्यय प्रदान किया गया है? 6.5 लाख करोड़ रुपए, 5.1 लाख करोड़ रुपए, 3.9 लाख करोड़ रुपए, 2.4 लाख करोड़ रुपए। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे डी, 2.4 लाख करोड़ रुपए। 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट में भारतीय रेलवे के लिए रिकॉर्ड अभी तक का सबसे अधिक 2.4 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया हुआ है। पिछला बजट में देखा जाए रेल उद्योग के लिए तो ये अप्रोक्स था लगभग 1.40 लाख करोड़ रुपए के आसपास था। अभी वर्तमान में जो देखा जाए यह रेलवे के इतिहास में अब तक का सबसे अधिक है। अगर इसको कंपेरिजन किया जाए 2013-14 के रेलवे बजट से तो उसका 9 टाइम्स अधिक आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाएगा वर्तमान में, अर्थात 2023-24 के बजट में। तो प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि किस बजट से 9 गुना अधिक है वर्तमान का जो रेलवे बजट, तो ये हो जाएगा 2013-14 से। व्यक्तिगत आयकर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नई कर व्यवस्था में 8 लाख रुपए तक की आय वाले व्यक्ति को कोई कर नहीं देना होगा। स्लैब की संख्या घटाकर 5 कर दी गई है और कर छूट की सीमा बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर दी गई है। अब यहाँ पे जो मेंशन किया गया है 8 लाख रुपए, देखिए 8 लाख तक का रुपए का ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई कर व्यवस्था में देखिए यहाँ पे पहले अप्रोक्स 5 लाख के आसपास था, इसको बढ़ाकर 7 लाख रुपए कर दिया है। 7 लाख रुपए कर दिया है, ना कि यहाँ पे 8 लाख रुपए। इसीलिए पहला स्टेटमेंट है यहाँ पर गलत हो जाएगा। स्लैब की संख्या घटाकर 5 कर दी गई है, बिल्कुल सही है। स्लैब की संख्या घटाकर 5 कर दी गई है और कर छूट की सीमा बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर दी गई है। 3 लाख रुपए कर दी गई है, तो इसीलिए करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बी। यहाँ पे देख पा रहे हैं व्यक्तिगत आयकर में पर्याप्त राहत देने का प्रयास किया गया है, खासकर यहाँ पे मिडिल वर्ग के लिए। नई कर व्यवस्था के तहत 7 लाख रुपए तक की आय वाले व्यक्तियों को आयकर से छूट है। नई कर व्यवस्था के तहत वेतनधारियों को 50,000 रुपये और पेंशनधारियों को 15,000 रुपये की मानक कटौती की जाएगी। नई कर व्यवस्था के तहत उच्चतम अधिभार दर 37% से घटाकर 25% कर दी गई है। गैर सरकारी कर्मचारी के लिए सेवानिवृत्ति के समय मिलने वाले अर्जित अवकाश के नकदीकरण पर कर छूट सीमा को 25 लाख रुपए किया गया है। 2023-24 के केंद्रीय बजट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चालू वर्ष में आर्थिक विकास दर 6.5% रहने का अनुमान है। कितना? 6.5% रहने का अनुमान है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, 1 फरवरी को संसद में 2023-24 का केंद्रीय बजट पेश किया। उन्होंने कहा कि चालू वर्ष में आर्थिक विकास दर 7%, 7% रहने का अनुमान है। इसीलिए गलत हो जाएगा पहला। पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन पर ध्यान देने के साथ कृषि ऋण लक्ष्यों को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपए किया जाएगा। ये बिल्कुल सही है, दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है। इसीलिए यहाँ पे करेक्ट उत्तर हो जाएगा केवल 2। बजट में प्रस्ताव किया गया है कि 2021-22 में 8.7% की तुलना में 8.7% की तुलना में वास्तविक जीडीपी वर्ष दर वर्ष डैश डैश से बढ़ेगी। कितना परसेंट से बढ़ेगी? 6%, 7.2%, 6.8, 7%। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे डी। राजकोषीय नीति विवरण के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में नामात्र, जिसको बोला जाता है नॉमिनल जीडीपी, 15.4% की दर से बढ़ने का अनुमान है। लेकिन वास्तविक जीडीपी में 2021-22 में जो यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है 8.7% की तुलना में वर्ष दर वर्ष यहाँ पे देखा जाए
तो 7% बढ़ने का अनुमान है, इसीलिए करेक्ट उत्तर यहाँ पे डी है। राजकोषीय नीति विवरण के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में भारतीय कृषि क्षेत्र में, भारतीय एग्रीकल्चर क्षेत्र में 3.5% की वृद्धि का अनुमान है। केंद्रीय बजट 2023 में उच्च शिक्षा के लिए कितना पैसा आवंटित किया गया है? यहाँ पे देख पा रहे हैं 14,828 करोड़ रुपए, 44,094 करोड़ रुपए, 48,145 करोड़ रुपए, 51,515 करोड़ रुपए। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा बी यहाँ पे, ठीक है। केंद्रीय बजट 2023 में उच्च शिक्षा के लिए 44,094 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। बजट 2023 में शिक्षा मंत्रालय ने अब तक के सर्वाधिक यहाँ पे देखा जाए तो लगभग 1.12 लाख करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है, जिसमें हायर एजुकेशन के लिए, उच्च शिक्षा के लिए कितना होगा 44,094 करोड़ रुपए। 2022-23 में उच्च शिक्षा के लिए देखा जाए, 2022-23 में उच्च शिक्षा के लिए यहाँ पे देखा जाए तो 40,828.35 करोड़ रुपए था, 35 करोड़ रुपए था 2022-23 में। केंद्रीय बजट 2023-24 पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा की गई घोषणा के अनुसार एमएसएमई के लिए संशोधित क्रेडिट गारंटी योजना कब प्रभावी होगी? 1 मार्च 2023, 1 अप्रैल 2023, 1 मई 2023, 1 जून 2023। इसका आसान सा जवाब होगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बी। 1 अप्रैल 2023 से एमएसएमई के लिए संशोधित गारंटी योजना प्रभावी होगी। केंद्रीय बजट 2023-24 को पेश करते हुए निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि यह 1 अप्रैल 2023 से कोष में 9,000 करोड़ रुपए जोड़कर क्रियान्वित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह 2 लाख करोड़ रुपए से अतिरिक्त संपार्श्वित कर सकते हैं, मुक्त यहाँ पे गारंटीकृत यहाँ पे ऋण को सक्षम करेगा। यहाँ पे देख पा रहे हैं एमएसएमई की वृद्धि को गति देने के लिए जो भी कई सारी योजनाएं हैं सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है, जैसे कि उद्यम हो गया, ई श्रम, एनसीएस और एएसईएमए का इंटरलिंक करना, आतिथ्य सेवा एवं संबंधित उपक्रमों पर फोकस के साथ ईसीएलजीएस का विस्तार है। 2 लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त उधारी के साथ यहाँ पे, ठीक है, सीजीटी एमएससी जैसे भी मैंने आपको बताया। इसके अलावा आरएमपी कार्यान्वयन 5 वर्षों के दौरान 6,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ एमएसएमई के प्रदर्शन को बढ़ावा मिलेगा। रक्षा के लिए बजट आवंटन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बजट 2023-24 में रक्षा के लिए 5.94 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जो कि बिल्कुल सही है। रक्षा पेंशन के लिए 1.38 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, ये भी बिल्कुल सही है। दोनों करेक्ट उत्तर है, हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। बजट 2023-24 में रक्षा के लिए 5.9 लाख करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। सरकार ने रक्षा के लिए जो भी राशि आवंटन किया गया है 5.94 लाख करोड़ रुपए, तो यहाँ पे देखा जाए पिछले वर्ष के आवंटन के तुलना में देख पा रहे हैं पिछले वर्ष यहाँ पे था 5.25 लाख करोड़ रुपए। यहाँ पे परसेंटेज पूछा जा सकता है कि पिछले बजट के तुलना में अभी जो 2023-24 का जो बजट है कितना वृद्धि देखने के लिए मिलता है हमें। तो रक्षा में यहाँ पे 13% है। सबसे बड़ा जो जंप देखने के लिए मिल रहा है रेलवे में, देख पा रहे हैं लगभग 71% का यहाँ पे जंप है। इसके अलावा रक्षा पेंशन के लिए 1.38 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए, जो कि दूसरा स्टेटमेंट था। बाकी और भी आप देख पा रहे हैं, जैसे कि शिक्षा में देखा जाए तो पिछले बार 2022-23 में 1.12 लाख करोड़ रुपए था और इस बार कितना है यहाँ पे 1.9, ठीक है, यहाँ पे शिक्षा के लिए
1.04 लाख करोड़। लेकिन यहाँ पे टाइपिंग एरर है। शिक्षा के लिए 2023-24 के लिए 1.12 है यहाँ पे, तो इसको यहाँ पे आपको करना है और 1.0 लाख करोड़ को 2022-23 में करना है, तब जाके इंक्रीमेंट होगा लगभग 7% के आसपास। 2022-23 में कितना था? 1.04 लाख करोड़ रुपए और 2023-24 के लिए 1.12 लाख करोड़ रुपए। यहाँ पे आपको ठीक है रिप्लेस करना होगा एक दूसरे को। कृषि के लिए है यहाँ पे 1.25 लाख करोड़ रुपए और 2022-23 में देखा जाए तो 1.24 लाख करोड़ रुपए था। यहाँ पे इजाफा जो हुआ है 1% का। और यहाँ पे हेल्थ सेक्टर में 0.86 लाख करोड़ रुपए था 2023-24 में और 2022-23 में था 0.83 लाख करोड़ रुपए। यहाँ पे देखा जाए तो जंप है 3% का। तो इस तरह का जो परसेंटेज है यहाँ पे मैं इसीलिए बता रहा हूँ आप लोगों को कि अभी वर्तमान में इसको टारगेट किया जा रहा है। यहाँ पे पूछने का प्रयास किया जा रहा है कि पिछले बजट के कंपैरिजन में अभी वर्तमान बजट में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, किसी भी एक टॉपिक को दे सकता है। तो खासकर अभी रेलवे बहुत चर्चा में रहा है, इसे आप लोग ध्यान जरूर में रखेंगे। 71% का बहुत बड़ा एकदम हाई जंप। फरवरी 2023 में निम्नलिखित में से कौन से देश सेमीकंडक्टर उद्योग में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक टास्क फोर्स बनाने पर सहमत हुए हैं? भारत और यूएस, भारत और फ्रांस, भारत और जापान, भारत और चीन। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ए, भारत और यूएस। सेमीकंडक्टर उद्योग में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत और अमेरिका एक टास्क फोर्स बनाने पर सहमत हुए हैं। वे भारत के सेमीकंडक्टर मिशन, जैसे कि यहाँ पे कुछ संस्थाओं को नाम ध्यान रखना है, इंडिया इलेक्ट्रॉनिक सेमीकंडक्टर एसोसिएशन, इंडिया इलेक्ट्रॉनिक सेमीकंडक्टर एसोसिएशन और यूएस सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री एसोसिएशन को शामिल करने हेतु एक टास्क फोर्स को बनाने पर सहमत हुए हैं। इसका उद्देश्य है निकट अवधि के अवसरों की पहचान करने और सेमीकंडक्टर पारिस्थितिक तंत्र के दीर्घकालिक विकास तंत्र में या फिर दीर्घकालिक विकास में मदद करने के लिए तत्परता का मूल्यांकन पूरी तरीके से डेवलप करना है। भारत और डैश यहाँ पे कितना डॉलर होना चाहिए? बिलियन से अधिक की लागत के 13 MQ-9B प्रीडेटर आर्म्स ड्रोन के सौदे पर हस्ताक्षर करने के लिए उत्सुक है। यहाँ पे किससे है, यहाँ पे बताना है आपको। यूनाइटेड किंगडम है, फ्रांस है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, जापान है। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सी, संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के $3 बिलियन के MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन यहाँ पे देख पा रहे हैं, सौदे पर हस्ताक्षर करने के इच्छुक हैं। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के $3 बिलियन से अधिक की लागत के 13 कितना है यहाँ पे टोटल 13 MQ-9B प्रीडेटर आर्म्स ड्रोन के सौदे पर हस्ताक्षर करने के लिए लग रहा है कि लगभग ये मामला डील हो ही जाएगा। यह भारत को वास्तविक नियंत्रण रेखा अर्थात बात की जा रही लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की और हिंद महासागर के पास अपनी निगरानी तंत्र को मजबूत करने में पूरी तरीके से मदद करेगा। यहाँ पे देख पा रहे लगभग 1900 किलोमीटर क्षेत्र का निगरानी कर सकता है। इसके अलावा इसकी रफ्तार की बात करें तो 482 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ सकता है, जो कि ड्रोन को लेकर अगर देखा जाए तो बहुत ही अच्छी इसकी स्पीड मानी जाएगी। निम्नलिखित में से किसे यूके में लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान से सम्मानित किया गया है? नरेंद्र मोदी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, रामनाथ कोविंद, राहुल गांधी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यूके का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड अभी जो दिया गया है डॉक्टर मनमोहन सिंह को लंदन में इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर्स द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान से सम्मानित किया गया है। उन्हें उनके आर्थिक और राजनीतिक योगदान के लिए सम्मान मिला हुआ है। राष्ट्रीय भारतीय छात्र और पूर्व छात्र संघ यूके बाद में नई दिल्ली में डॉक्टर सिंह को पुरस्कार सौंपेगा। ठीक है, नई दिल्ली में इनको यहाँ पे पुरस्कार दिया जाएगा, लेकिन वहाँ से तो इनको मिल चुका है, तो इसीलिए यहाँ पे प्रश्न सीधे पूछ लिया जाएगा यूके में लाइफ टाइम अचीवमेंट से सम्मानित है कि मैंने सम्मान से किसको सम्मानित किया गया है, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को।